तो हाय एवरीवन, कैसे हो क्लास 10th वालों। क्या चल रहा है, कैसे चल रही है पढ़ाई। बोर्ड एग्जाम पास आने वाले हैं भैया, हमारे हाफ ईयरली हो चुके हैं। और हाफ ईयरली में ना हमारा साइंस पेपर ऐसे गया था कि साइंस का पेपर था, हमने बहुत सारे सपने सजाए थे। साइंस का पेपर था, हमने बहुत सारे सपने सजाए थे। और केमिस्ट्री की रिएक्शंस और फिजिक्स न्यूमेरिकल ने ऐसा घुमाया कि हम केवल अपना नाम लिख कर आए थे। और ऐसा ही तुम्हारे साथ सिचुएशन बोर्ड एग्जाम में ना हो, इसीलिए पढ़ लो। तो भैया क्या पढ़ाओगे, नया चैप्टर क्या है। ये है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। भैया ये चैप्टर ना सबसे खतरनाक चैप्टर माना जाता है क्लास 10th का। कुछ नहीं आता, जीरो से। भैया एक बार समझा दो। कुछ नहीं आता भैया, बहुत सारे टीचर्स पढ़ लिया है लेकिन समझ ही नहीं आया। ये चैप्टर इससे इतना आसान बना दूंगा ना, कोई चैप्टर तुम्हें लगेगा यही चैप्टर सबसे आसान ही है। तो बिना किसी देरी के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ओ भैया, पहले एक चीज बताओ कि ना कार्बन को हमने कार्बन चैप्टर के रूप में चुना। मैं नाइट्रोजन उठा सकता था, मैं ऑक्सीजन उठा सकता था, मैंने कार्बन ही क्यों लिया। चैप्टर कार्बन पे क्यों बना भैया, एक चीज बताओ। तो वही ये लिखा हुआ है, एक बार इसे देख लेते हैं। क्या मतलब कि कार्बन के पास ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो अदर एलिमेंट के पास नहीं है। कार्बन मतलब कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी रखता है अपने पास, इसीलिए कार्बन को हमने चैप्टर के रूप में चुना है। हमने क्या एनसीईआरटी आपकी बुक में चुना है। कार्बन एक अधातु है। मतलब ये ना कार्बन जानते हो, कार्बन कौन है, कार्बन जानते हो। कार्बन तुम्हारे क्लास का वो बच्चा है ना जो बैठता तो बैक बेंच पे है, मतलब बैक बेंचर है बट ना हर बार टॉप करता है। ये मतलब अधातु है, ये अधातु। बट ना ये ना पूरा चैप्टर लेके बैठा है, पूरा चैप्टर जिसका प्रतीक सी होता है। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ चुके हैं। सी, कार्बन का प्रतीक सी होता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। परमाणु संख्या एवं एटॉमिक नंबर, मतलब वही एक चीज है, परमाणु संख्या। अब भैया कार्बन की ना परमाणु संख्या हमने 9th में पढ़ा था। ओ हो 9th की कहाँ चीजें याद रहती हैं। मतलब बता रहा हूँ, 9th में पढ़ाई भी कहाँ की तुमने। ये इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6। अब भैया 6 होता है एटॉमिक नंबर 6, इसे याद कर लो। याद करना पड़ेगा, याद कर लो। अब मतलब 6 होता है, अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जब किसी का एटॉमिक नंबर 6 है तो मान लो उसमें, और अगर वो एनायन या कैटायन नहीं है तो फिर उसमें जो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन्स और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर होंगे। बट मतलब कि उसमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं आपको आपके, तो आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आपको माइनस करना पड़ता है। मतलब एटॉमिक मास में से आप एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो आपका न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। अब भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये भी अभी क्लास 9th में ही था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। जैसे मान लो कार्बन है हमारा, अब इसका 6 है, 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे पहले शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब भैया 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे, 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने फिर भर दिया। अब मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसमें भर जाते हैं, बट उसमें हमारे पास उतने इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो हम भरेंगे कहाँ। तो फिर हम चलते हैं, मतलब यही वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी भी यही है और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी यही हैं। वैलेंसी और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स यही है, 4। इसे दिखा देता हूँ। ये संयोजकता इसकी लिखी है, वैलेंसी 4 होती है। ये भी याद कर लो। यहीं से मतलब तुम्हारी यही संयोजकता से क्वेश्चन बनते हैं कि क्या होती है संयोजकता। ओ भैया देखो, उपस्थिति। अब भैया मैंने कुछ देर पहले बोला था कार्बन को ही क्यों चुना। कार्बन कार्बन जानते क्यों चुना। कार्बन तुम्हारे तुम्हारे शरीर के अंदर कार्बन है। तुमने कोयला देखा होगा, कार्बन है। तुम्हारे आसपास जितनी भी चीजें ना, चाहे उसमें 0.001% कार्बन हो, लेकिन कार्बन पाया जाता है। कार्बन हर जगह पाया जाता है, ये मतलब मान लो। और ये दिख रहा है पृथ्वी की भूप्रपटी पर, मतलब जो पृथ्वी की भूप्रपटी है उसके ऊपर कितना कार्बन पाया जाता है बता रहे हैं। अर्थ क्रस्ट 0.02%। मतलब कि जब तुम्हारी वो सरफेस है पृथ्वी की, उसके ऊपर 0.02% कार्बन पाया जाता है। मतलब जितने भी एलिमेंट्स है सब में 0.02% कार्बन पाया ही जाता है। वायुमंडल मतलब अलग अलग जो है, ये इन्फॉर्मेशन याद नहीं करने की आती, लेकिन एक बार देख लो तो याद रहेगी। क्या पता पूछ ले, क्या पता पूछ ले। मतलब 0.03% होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। बाकी मतलब कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड
के रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन ही होती है। कार्बन क्या प्रतीक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्रतीक होता है? CO2। इसमें भी क्या है? कार्बन है, कार्बन। कार्बन। और ये महत्व तो देख रही हो, सभी सजीवों, संरचनाएं, पौधे, जंतु, भोजन, कपड़े, दवाएं आदि कार्बन पर आधारित हैं। मतलब सब में कार्बन पाया जाता है, हर तरफ कार्बन है। समझ गए? हर तरफ कार्बन है। इसीलिए कार्बन को चैप्टर के रूप में चुन लिया एनसीईआरटी वालों ने। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, आयनिक बंधन। अब मतलब भैया ये आयनिक बॉन्ड होता क्या है? एक बार बताओ, आयनिक बॉन्ड होता क्या है? हमने बॉन्डिंग पढ़ी है, लेकिन इसमें आयनिक बंध होता क्या है? मतलब आयनिक बंध, अब मैं बता रहा हूँ, आयनिक बंध का मेनली यही उद्देश्य है कि वो एक अधातु और धातु के बीच बनता है। मतलब ये मान लो कि आयनिक बंध केवल अधातु और धातु के बीच में ही बनेगा। जैसे यहाँ डेफिनेशन देखते हैं, जब एक धातु एवं एक अधातु आपस में इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बंध बनाते हैं तो उसे आयनिक बंध कहते हैं। और मतलब कि एक एग्जांपल समझाओ, फिर भैया समझ आएगा हमको। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा Na, Na हमारा है, Na है और हमारा Cl है। अब भैया Na और Cl में, अब जानते हैं ये क्या है? ये है हमारा धातु, ये है हमारा धातु, और ये है हमारा अधातु। Cl हमारा अधातु है, ये हमारा मेटल है, ये हमारा नॉन मेटल है। अब भैया इनके अंदर बॉन्ड कैसे बनेगा? अब मैं दिखा रहा हूँ बॉन्ड कैसे बनेगा इनके अंदर। देखो एकदम आराम से समझना। आप जानते हैं, अगर आपने 9th में पढ़ा हो, Na के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये आप जानते हैं, 9th में पढ़ा होगा आपने। भैया एक इलेक्ट्रॉन, बस एक इलेक्ट्रॉन होता है। और भैया क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? भैया बताओ। भैया इसके बाद ना, ये रहा, देखिए देखिए देखिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब भैया देखिए, अब 7 इलेक्ट्रॉन प्लस, अब भैया ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये जो ऑक्टेट है इसका, एक बार मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ कैसे, मतलब बॉन्डिंग्स भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे तुम्हारा है, उसे मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है। ये तुम्हारा ये Na और Cl है, इसे देखिए, ये Na है, तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो, इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे बनाने हैं, और Na को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसे भी आपने 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। तो ये क्या करेंगे? ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, और इनके बीच बनेगा आयनिक बॉन्ड जो है NaCl। इनके अंदर NaCl आयनिक बॉन्ड बनेगा, समझ गए? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी प्लस का, और इसके पास माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों ने अपनी यहाँ शेयरिंग की और NaCl बनाया। तो आगे चलते हैं हमारे पास। ओ भैया, सहसंयोजक बंध। अब सहसंयोजक बंध क्या होता है? आयनिक बॉन्ड एक छोटा सा टॉपिक है, आयनिक बॉन्ड में आपके सवाल भी नहीं आते। मतलब ये जान लो, आयनिक बॉन्ड ऐसा ही है कि आपको हमेशा एक, मेरे हाथ में एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, अब मैंने दोनों को मिला दिया, वो बन गए एक आयनिक बॉन्ड में, मतलब एक आयनिक कंपाउंड बन गए वो दोनों लोग। इसमें बट इसमें होता है कि मुझे एक ही मतलब एटम चाहिए, वही परमाणु चाहिए, तब बनेगा। मतलब ये भी अलग अलग कर सकते हैं, बट जैसे उसमें है कि एक अधातु है, इसमें एक धातु है, इसमें तुम धातु धातु लो, या तो धातु धातु लो, या तो अधातु अधातु लो, या तो मेटल मेटल हो, या तो नॉन मेटल मेटल हो। यही होता है यहाँ पे सहसंयोजक बंध। डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद देखते हैं कैसे होता है। वह रासायनिक बंधन जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी, शेयरिंग, साझेदारी को हिंदी में, इंग्लिश में शेयरिंग कहते हैं, से बनता है, जिससे दोनों परमाणु एक दूसरे स्थिर हो जाते के रूप में साथ साथ बंधे रहते हैं। अब भैया एक बार ऐसा ही बताओ कैसे होता है। मैं इसे में एक और टॉपिक समझा दे रहा हूँ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि CO2 का बनाओ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है CO2 का, N2 का कैसे बनता है, H2O का कैसे बनता है, बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो एक बार मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे बनता है।
मान लो मैंने ले CO2, अब इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है। अब भैया कैसे दिखाएंगे कोवेलेंट, कैसे दिखाऊंगा कोवेलेंट बॉन्ड बना है? तो पहले इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए कि किस किस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम जानते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और O2 के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और O को अपने इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आइए देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए, मान लीजिए CO2 का है, CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, आपको बनाना है। तो देखिए, जब आप जब आपको देखिएगा ना सेंट्रल एटम, ये है सेंट्रल एटम, इसे बीच में बनाना पड़ता है। अब CO के कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लिया, मैंने कहा ऑक्सीजन यहाँ पकड़ा, दोनों को यहाँ पे ऐसे बगल बगल में ऑक्सीजन को रख दिया। अब इनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, इनको मैं डॉट से दिखाऊंगा। ओ डॉट से, मतलब कि अगर आप सेम एटम है, जैसे ये सेम एटम है, तो इसे मैं अपने डॉट से, मतलब डॉट से दिखाओ या सर्कल, डॉट से दिखाओ या क्रॉस से दिखाओ। जैसे ये कार्बन है, मैंने इसे क्रॉस से दिखा दिया है। अब मुझे इसे क्रॉस से नहीं दिखाना है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर यह कहता है कि अगर आपने एक एलिमेंट को आपने अगर क्रॉस से दिखाया है तो दूसरे एलिमेंट को आपको डॉट से दिखाना पड़ेगा, यही कहता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपका। तो फिर हमने कार्बन को एक बार हमने दिखा दिया है, क्रॉस से दिखा दिया है, फिर हमने ऑक्सीजन को डॉट से दिखा दिया है, यही करना है। अब भैया इसको ना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ऑक्टेट पूरा हो गया इसके वाले का। अब भैया इसके वाले का, इसने 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लिए, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। बट भैया ये कार्बन, अब कार्बन का गिनो एक बार कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ शेयर किए, कितना हुआ 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए। इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखते हैं इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इनके पास देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सबका ऑक्टेट पूरा हो गया है। यही है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इसे मैंने एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद एक 2-3 एग्जांपल मैं आपको दूंगा अपने आप से करने के लिए। जैसे डबल बॉन्ड का हो गया, मैं आपको सिंगल बॉन्ड का दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए Cl2, Cl2 का है, नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए Cl2 का है, सॉरी मानिए आपको पहले टफ वाला, मैं टफ वाला दिखाता हूँ, आप इजी वाला खुद कर लीजिएगा ना। टफ वाला मैं आपको दिखाता हूँ, इजी वाला खुद कर लीजिएगा। N2 को ये टफ लगता है, सबसे ज्यादा टफ लगता है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। अरे कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता ट्रिपल बॉन्ड वगैरह। देखो N, एक N पकड़ा मैंने, दूसरा N पकड़ लिया। मैंने कहा था अगर ये दोनों सेम एटम है और मेरे पास 2 ही एटम है, तो मुझे एक को डॉट से दिखाना पड़ेगा और एक को क्रॉस से। और आप जानते हैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं दिखा रहा हूँ इसे 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 में मैं भी यार। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। अब मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे बनाना, सॉरी ये यार, इसको हमें डॉट से दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग हो गए। अब देखो गिनते हैं कि इनके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट इनका पूरा हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी पूरे हो गए, मतलब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और मेनली जब आप इसे दिखाते हैं, जब आप एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए जब एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, दिखा रहा हूँ मैं आपको, एकदम क्लियर एंड ब्राइट स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहिए एग्जाम में। आप एग्जाम में ऐसा स्ट्रक्चर दिखाएंगे, ये पूरे इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये पूरे इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ऐसा स्ट्रक्चर आप एग्जाम में दिखाएंगे। ये मैंने थोड़ा गलत बनाया है, मतलब बनाया सही है लेकिन थोड़ा भद्दा दिख रहा है, आप एग्जाम में अच्छा बनाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, ये तो मैंने दिखाया आपको। जैसे Cl2 में सिंगल बॉन्ड बनता है, मतलब कि जैसे एक बॉन्ड, अब देखो बता रहा हूँ, जैसे एक बॉन्ड है, इसे मान लीजिए ये सिंगल सिंगल, मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अब ये सिंगल बॉन्ड का मतलब है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास शेयर हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग। टू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है, जहां से देखते हो ये रहा आपका ये। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। और मान लो यही मैंने ये बना दिया ये। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? इसमें अब 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इलेक्ट्रॉन इसके। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको O2 का बना के दिखाया, N2 का बना के दिखाया था। O2 में डबल बॉन्ड बनते हैं, Cl2 में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनते हैं, जिसे क्लोरीन मॉलिक्यूल कहते हैं। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जान गए आप सब लोग। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, भैया यही है ना जहाँ पे हमको चैप्टर को पढ़ना है, यहीं से आपका चैप्टर मेनली स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें जानना होता है कि कार्बन हमने चुना ही क्यों, कार्बन क्यों चुना भैया। आईपीएससी नेमिंग आपका मतलब इंपॉर्टेंट है, बट यही जानना पड़ता है कि कार्बन को चुना क्यों। कार्बन भैया क्या होता है कार्बन, एग्जाम में अच्छा टॉपिक है, ये पूछा जाता है बार बार। तो फिर स्टार्टिंग करते हैं पहले टॉपिक इसकी, श्रृंखलन। कैटिनेशन, कैटिनेशन भैया कैटिनेशन क्या होता है, बिल्लिक देश। अरे यार ये कैटिनेशन, कैटिनेशन नहीं कैटिनेशन है। श्रृंखलन, श्रृंखलन देखते हैं हम भैया। कार्बन के पास में क्या होता है, कार्बन ना इतना श्रृंखलन, अब कार्बन के पास ना, मतलब कि मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है, उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो ना जहां भी जाता है ना फ्रेंड बना लेता है, तो वही वही बंदा है कार्बन भी। कार्बन है ना, कार्बन चाहे जहां उसके पास जितने मॉलिक्यूल्स आ जाए, जितने भी एटम्स आ जाए, वो ना सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है, जितने भी कार्बन, जितना कार्बन मिलता जाए, कार्बन मिलता जाए, ऐसे बॉन्ड उसके साथ बनाता जाएगा, बॉन्ड बनाता जाएगा, यहाँ से चाहे यहाँ से। उसके पास ना आउटर मोस्ट शेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4, ऐसे दिखाते हैं उसे, ऐसे दिखाते हैं। अब मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई कार्बन आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया, फिर ये देखिए इसके पास 3 हाथ फिर हो गए, इस कार्बन के पास फिर 3 हाथ हैं। जितना जितना कार्बन इसके पास होंगे उतने इसके पास का हाथ बढ़ते जाएंगे, और ये चारों हाथ से पकड़ेगा, बनाता जाएगा, श्रृंखला बनाता जाएगा। इसीलिए इसे सबसे ज्यादा कैडिनेशन प्रॉपर्टी होती है, श्रृंखलन प्रकृति ज्यादा होती है। उसे जितने भी एटम दिखेंगे ना सबके पास, मतलब कार्बन जितने भी देखेंगे ना, कार्बन कोई कार्बन जितने भी कार्बन देखा है सबके साथ अपना बॉन्ड बना लेता है, ये सिंपल है। ओ भैया दूसरे संयुग, दूसरी ये डेफिनेशन मतलब कि आपकी है कि प्रॉपर्टी है ये टेट्रावेलेंसी, चतुस्संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिससे यह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि के साथ अबंध बना सकता है। तो भैया देखो एक बार ये क्या करता है, अब मतलब कि जैसा मैंने बताया कि जो कार्बन है, कार्बन मान लो ये कार्बन तुम्हारा है, कार्बन इसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती है, इसके 4 हाथ होते हैं, ये मैंने बताया ना 4 हाथ होते हैं। अब मतलब कि बहुत सारे एटम्स होते हैं जिनके साथ ये अपनी बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब जैसे मान लो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, तो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ऐसे बनेगा, मतलब कार्बन के साथ बना लिया। और फ्लोरीन के साथ बना सकता है, बहुत सारे एटम्स होते हैं जिनके साथ ये बॉन्ड बना सकता है, इसके पास मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नेचर हैं इसका, तो ये बहुत सारे एटम के साथ अपना बॉन्ड बना सकता है। यही आपकी चतुस्संयोजकता। और एक एक प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं मैं, एक प्रॉपर्टी इसकी है पॉलीमराइजेशन।
भैया पॉलीमराइजेशन होता क्या है? पॉलीमराइजेशन मतलब होता है कि कोई भी एटम आपके पास है, कार्बन मान लो मैंने ले लिया। अब कार्बन के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो मतलब कि किसी भी एटम के साथ बना सकता है, अपना बॉन्ड बना सकता है, किसी भी एटम के पास अपने पास रख सकता है, मतलब उसके एकदम सेफ होता है, अपना अष्टक पूरक के लिए सेफ होता है कार्बन। पॉलीमराइजेशन इसी प्रॉपर्टी कहते हैं, मेनली होता है। और एक होता है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी होती है इसकी। भैया आइसोमेरिज्म क्या होता है? मतलब कि आइसोमेरिज्म की रियल डेफिनेशन तो है कि इसके जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा जो आपको दिखेगा। ये चैप्टर का ही भाग है, क्योंकि ये चैप्टर का आइसोमेरिज्म, इसकी पॉलीमराइजेशन एक प्रॉपर्टी होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है, तो यही कर लेना तुम लोग। कार्बन के अपर रूप, यही इंपॉर्टेंट है। देखो, कार्बन के अपर रूप, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। अपर रूप भैया होता क्या है, एक बार बताओ तो सही से। अपर रूप एक ही तत्व के विभिन्न भौतिक रूप होते हैं, जिनमें परमाणु अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित होते हैं, जिससे उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। ये डेफिनेशन यही है। अपर रूप मतलब, अपर रूप डेफिनेशन से याद करोगे तो अपर रूप वे पदार्थ होते हैं जिनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। जैसे आपने हीरा देखा होगा, हीरा यार बहुत महंगा होता है ना, देखा तो होगा ही ना कभी देखा होगा। डायमंड, अब डायमंड की शेप कैसे होती है दिखा रहा हूँ। देखो डायमंड, अब रियल वाला तुमने डायमंड देखा ही होगा। डायमंड की शेप होती है, देखो ये डायमंड है, डायमंड का एक मॉलिक्यूल, ये मतलब डायमंड है, ये पूरा डायमंड है, इसका मॉलिक्यूल है, ये पूरा डायमंड है, इसका मॉलिक्यूल है। ये कार्बन का मॉलिक्यूल है, कार्बन का एटम है। अब ये कार्बन का एटम देखो कितने, एक हैंड रखा है, दो, तीन, चार, मतलब कि कार्बन के जो चारों हाथ हैं, ये हीरे में, आपके जो डायमंड होता है उसमें कार्बन के चारों हाथ दूसरे एटम से पकड़े हुए होते हैं। कार्बन से, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी, ये देखो इसके चार हाथ फिर बंधे हुए हैं, ये देखो ये, मतलब कि कार्बन में कोई भी एक कार्बन का एटम, मतलब हीरे में आपका कोई भी कार्बन का एटम, उसके पास फ्री हैंड नहीं होता है, उसके पास सब हैंड अपने कार्बन से जुड़े होते हैं। जबकि आपका जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट देखो, ये ग्रेफाइट का यहाँ पे कार्बन का मॉलिक्यूल है, एक, दो, और मतलब कि ये तीन, नीचे नीचे जाएगा तीन, मतलब इसके पास फ्री हैंड्स होते हैं। और यही क्वेश्चन आता है कि ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। आपने हीरे देखा होगा, अब हीरे में थोड़ी ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, बट ग्रेफाइट, आपने पेंसिल की नोक देखी होगी ना, पेंसिल नोक, उसमें क्या होता है, आप ना कोई भी तार ले जाओगे ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इतना आपने कभी ट्राई किया होगा, कभी करना मत, ट्राई किया ही होगा, बैटरी से कभी करके ये होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, बट कार्बन से, ये हीरे से नहीं होती है। यही है कारण, क्योंकि इसके पास एक हैंड है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। मतलब कि मान लो मैंने तुम्हारे पास दो हाथ हैं, मैंने तुम्हें एक हाथ में सेब दे दिया और एक हाथ में कोई और फ्रूट दे दिया। अब मैंने कहा तुम्हें चीनी पकड़नी है, कैसे पकड़ोगे? दोनों हाथ तुम्हारे भरे हुए हैं ना, तो वही हाथ, इसके पास चार हाथ हैं, इसने चार हाथ से अलग अलग कार्बन पकड़ रखा है, और इसके पास चार हाथ हैं, बट इसने दो या तीन ही एटम पकड़ा है, तो यहाँ पर हैंड फ्री है, इसीलिए ये अपना जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट है वो कर सकता है। डेफिनेशन एक बार देखते हो। हीरा, प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य परमाणुओं से बंधा होता है। अभी मैंने बताया कि इसके जितने भी हैंड्स होते हैं कार्बन के, सब अपने चारों हाथ उसके भरे होते हैं, अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं, एक कठोर 3D संरचना बनाता है। और मतलब कि क्वेश्चन आता है, दुनिया का सबसे कठोर तत्व, मतलब कठोर सबसे, तो ये डायमंड आपको ना सबसे कठोर माना जाता है, सबसे कठोर। ये डायमंड होता तो अधातु है, और अधातु की प्रॉपर्टी होती है कि वो मतलब कि भंगुर होते हैं, टूट जाते हैं मारने पर, और मतलब मुलायम होते हैं ज्यादातर, लेकिन ये ना एक्सेप्शन में आता है। हीरा आपका सबसे कठोर, दुनिया का सबसे कठोर तत्व होता है। 3D मॉडल आपने देखा है, 3D मॉडल में होता है, सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ है, बिजली की संरचना नहीं कर पाता, मतलब बिजली का संचालन नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने बताया कि आपको बिजली का संचालन इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसके साथ
उसके फ्री हैंड ही नहीं है, एक भी हैंड उसका फ्री है ही नहीं, उसकी वैलेंसी कोई फ्री है ही नहीं, तो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट करेगा वो? कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मतलब वही रीजन बताया, सिंथेटिक हीरा शुद्ध कार्बन बहुत उच्च दबाव और तापमान लगाकर बनाए जाते हैं। कांच चट्टानों को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कि यही बात है कि इस उपयोग बता रहा है कि जब इतना कठोर है तो जब चट्टानें होती हैं इसी से काटी जाती हैं। मतलब वो अलग से कोई केमिकल मिला के उसमें चट्टानों को काटा जाता है। डायरेक्ट तो आप हेल से नहीं काट सकते उसे, और मतलब बहुत मुश्किल से पाया जाता है। ये नहीं कि बहुत जल्दी मिल जाता है, इसीलिए महँगा होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। ओह! ग्रेफ़ाइट। ग्रेफ़ाइट का मैं स्ट्रक्चर दिखाया, इसे एक बार डेफ़िनेशन बता दूँ, उसके बाद एक अच्छे से ग्रेफ़ाइट ग्रेफ़ाइट को बता देता हूँ। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक षटकोणीय समतल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है। षटकोणीय चादरों की परतें एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं। नरम, चिकना और फिसलन भरा होता है क्योंकि परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। जैसे देखो स्ट्रक्चर देखा, ये स्ट्रक्चर आपने देखा ना, जैसे देखिए षटकोणीय, मतलब षटकोणीय होता है कि ये देखो षटकोणीय इसे कहते हैं, ये इसे षटकोणीय कहते हैं। इसमें ये साइड होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, इसे षटकोणीय कहते हैं। 6 साइड होनी चाहिए, षटकोणीय कहते हैं। जैसे आपने देखा इसे षटकोणीय व्यवस्था बना रही है। यह डेफिनेशन में लिखा था, षटकोणीय व्यवस्था बना रही है और ये एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, ये आपने देखा। और बता दिए कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। स्ट्रक्चर देख लो एक बार, स्ट्रक्चर बनाने को आता है भाई। स्ट्रक्चर इतना स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है कि ये बनाने के लिए भी आता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाओ और उसके बारे में लिखो, उपयोग लिखो उसके बाद। और ग्रेफाइट के उपयोग में दिखा रहा हूँ उपयोग क्या होते हैं। देखो, शुष्क सेल इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। आपने बैटरी देखी, बैटरी में जब आप बहुत सारे होते हैं ना बैटरी, उसमें आप जब खोलते हैं तो उसमें काला काला निकलता है कुछ, और एक मतलब दो मोटी सी रॉड्स निकलती हैं, तो उसी के रूप में किया जाता है। और पेंसिल की नोक आपने देखा ही है, पेंसिल आप यार यूज करते हैं, बचपन से यूज करते आ रहे हो, उसकी जो नोक होती है, नोक इसे आप निडल कहते हैं, उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है। और ग्रेफाइट पाया जाता है। पेंसिल लेड, वो तो मैं बता दी, पेंसिल लेड में। अब एक आपका इंपॉर्टेंट अपर रूप है फुलरीन। फुलरीन भैया, फुलरीन होता क्या है? फुलरीन मेनली पूछा नहीं जाता, बट इसके बारे में यही पूछा जाता है कि जैसे ये एक ना फुटबॉल टाइप संरचना होती है, इसलिए दिखा रहा हूँ, ये फुटबॉल। देखो ये रहा फुलरीन आपका, ये रहा आपका फुलरीन, फुटबॉल टाइप का। मेनली इसमें कहा जाता है कि फुलरीन होता क्या है, तो ये C60 इसे ऐसे दर्शाते हैं। मतलब अब तो बहुत सारी खोज हो गई है, पहले सबसे पहले जब खोज की थी तो उसमें C60 कार्बन के 60 परमाणु निकले थे। अब तो 120 भी हो गया है, 180 भी हो गया है, बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन पहले C60 यही मेनली खोज की गई थी। डेफिनेशन देखते हैं एक बार, मतलब क्या देखते हैं इसकी। कार्बन अपरूप एक कार्बन अपरूपों का एक वर्ग पहचाना गया, मतलब बहुत पहले खोज की थी इसकी। पहला फुलरीन C60 था, मतलब मैंने बताया कि सबसे पहले C60 को ही खोजा गया था। अब तो बहुत सारे आ गए हैं, C80, C120, C160 भी आते हैं, कहीं कहीं मिलता है। कार्बन परमाणु का एक फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होता है, जैसे मैंने बताया फुटबॉल के रूप में दिखाया, मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया आपको फुटबॉल का होता है गोलाकार संरचना। आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गए जियोडिसिक, मतलब कि देखो ये है ना बकमिस्टर फुलरीन, इन्होंने खोज की थी। और ये मतलब गुंबद के आकार का था, और ये इसका पता नहीं क्या नाम है, वो नाम नहीं, ये यही याद करने का था, गुंबद किसके आकार था, गुंबद के आकार का था। और ये आर्किटेक्ट बकमिस्टर, यही आपको नेम दो याद करने हैं, गुंबद के आकार का था और आर्किटेक्ट बकमिस्टर ने इसे खोज की थी। मिलता जुलता होने के कारण इसका नाम फुलरीन रखा गया। और फ्लोरीन का यूज कहाँ होता है, लुब्रिकेंट, मतलब बहुत सारे जो आप देखते हैं ना स्नेहक, इसे हिंदी में स्नेहक कहते हैं, लुब्रिकेंट कहते हैं। क्या? लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। अब लुब्रिकेंट मतलब होता है जब आपने नेल पॉलिश वगैरह देखी हुई ना, नेल पॉलिश में कुछ मिलाया जाता है ताकि वो हमेशा, मतलब कि वो हमेशा लिक्विड के रूप में रहे।
पिघले, मतलब जमे ना, इसलिए लुब्रिकेंट कुछ मिलाया जाता है उसमें, सब में बहुत सारी चीज़ों में मिलाया जाता है कि मतलब उस जो उसकी स्टेट है वो बनी रहे, लिक्विड है तो लिक्विड रहे, सॉलिड है सॉलिड रहे, वही लुब्रिकेंट उसे कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया ये संरचना। और ये ग्रेफाइट की आपने देखा है संरचना, ग्रेफाइट की संरचना ऐसी होती है अगर अलग अलग दिखाया जाए तो। ये तो मैंने इकट्ठे दिखाया, ये ऐसी संरचना होती है, षटकोणीय व्यवस्था में ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से। ग्रेफाइट की संरचना हमने देख ली, और देखते हैं हाइड्रोकार्बन। भैया यहीं सबसे चैप्टर यहीं शुरू होता है हमारा, चैप्टर यहीं पे शुरू होता है, यहीं पे आईयूपीएससी उसके बाद शुरू होता है, यहीं सबसे ज्यादा मुश्किल भी आती है हमको। तो भैया होता क्या एक बार बताओ तो। हाइड्रोकार्बन मतलब, हाइड्रोकार्बन बहुत आसान है, डेफिनेशन बहुत आसान है। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, मतलब वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब भैया टाइप्स ऑफ, मतलब कंपाउंड के टाइप्स हैं। कार्बन कंपाउंड मतलब कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग सी, जहां पे तुम्हें सी दिख जाए वो कार्बन कंपाउंड है। CO2 कार्बन कंपाउंड है, बट हाइड्रोकार्बन है नहीं, हाइड्रोकार्बन नहीं है भैया, हाइड्रोकार्बन नहीं है CO2। जहां पे भी दिख जाए CH4 क्या है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कंपाउंड है, बोथ माना जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग CnN, मतलब कि अब CN नाइट्राइल आपका होता है, अब इसमें C और N, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है नहीं भैया, कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका। C और N दिख गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अब हाइड्रोकार्बन इसमें केवल C और H होना चाहिए, CH के अलावा कोई भी दिख गया ना तो भैया वो हमारा हाइड्रोकार्बन है ही नहीं। CH के अलावा C और H दिखना चाहिए। और मतलब फंक्शनल ग्रुप बहुत अलग अलग होते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप मैं तुम्हें बाद बताऊंगा, बट लेकिन हाइड्रोकार्बन में मेन मकसद होता है कि वहां पे C और H ही होना चाहिए। तो मतलब एक बार टाइप दिखाता हूँ हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन ना क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक में मतलब डिफरेंस क्या है, देखो एलिफेटिक में दिखा रहा हूं मैं, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब आगे यही हाइड्रोकार्बन टाइप भी है, संतृप्त असंतृप्त, इसे हिंदी में कहते हैं संतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और इसे अनसैचुरेटेड, इसे असंतृप्त कहते हैं हिंदी में। अब सैचुरेटेड आपके संतृप्त में आता है एल्कीन। भैया एल्कीन क्यों आता है संतृप्त में, क्योंकि जानते हो जब भी, सैचुरेटेड की डेफिनेशन यही है, संतृप्त की डेफिनेशन यही है कि जब भी किसी यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड है आपका असंतृप्त है, इसकी डेफिनेशन है जब भी किसी यौगिक में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। तो ना आपका जो एल्कीन है ना, एल्कीन वो अकेले ना, अकेले वही है संतृप्त में आता है, बाकी एल्काइन और एल्कीन आपके ये दोनों ना अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। तो मैंने बताया कि यहाँ पे और एल्कीन में देखो, एल्कीन ना, एल्कीन एक बहुत अच्छा बता रहा हूँ पहचानने के लिए, एल्कीन कैसे है, एल्काइन कैसे है, और एल्कीन मतलब एल्केन कैसे है। देखो एल्केन के लिए, अब एल्केन के लिए हमारे पास कोई भी, मान लो मैंने कार्बन ले लिया, अब कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड दिख गया ना, एल्केन कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने भी H वगैरह लगाया नहीं, हाइड्रोकार्बन नहीं बनाया, मैं बता रहा हूँ बस, बता रहा हूँ अभी। ये एल्केन सिंगल बॉन्ड ना, एल्केन, मान लो कि मैंने गलती से मान लो मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, अब यहाँ पे एल्केन नहीं रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, अब ये बन गया एल्कीन बन गया भैया, ये एल्कीन बन गया, डबल बॉन्ड आ गया एल्कीन। मान लो मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, अब भैया ये बन गया हमारा एल्काइन।
एल्काइन बन गया भैया, एल्काइन। यही होता है कि आपका अगर कार्बन कार्बन बीच सिंगल बॉन्ड दिख गया, सिंगल बॉन्ड, तो वो आपका एल्केन होता है, और डबल बॉन्ड दिखे तो एल्कीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड दिखे एल्काइन होता है। सिंपल सी बात है। चलते हैं, रुको पहले इस पहले ये पर बता दूं एल्कीन, और इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं, CnH2n+2, CnH2n+2n, और CnH2n+2n-2। अब म्यूजिक तो नहीं सुनाऊंगा कि वो वाला ना, CH कह दो ना, वो वाला म्यूजिक नहीं सुनाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये वर्ड रूट पहले आपको याद करने पड़ते हैं, उसके बाद आपका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो शुरू होता है। वर्ड रूट में पहले आप देखते हैं, तो जब भी आपका कार्बन एक कार्बन होगा, एक कार्बन सिंगल कार्बन होगा, सिंगल कार्बन होगा, तो हमेशा वहां पे मेथ यूज किया, क्या मेथ, सिंगल कार्बन के लिए मेथ, डबल कार्बन के लिए एथ, और आपका ट्रिपल कार्बन होगा उसके लिए प्रोप, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, और 9 कार्बन के लिए नॉन, और यहाँ पे 10 कार्बन होंगे, यहाँ पर हम डिक का यूज करेंगे। उसके बाद अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक होता है, लेकिन उससे आपका सिलेबस में है नहीं। यहाँ पे आपको 10 तक ही याद करने हैं, और इन्हें याद कर लेना, क्योंकि इसके बिना नॉमेनक्लेचर संभव ही नहीं है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक, ये सब। और इसे आप बता रहे हैं ये मेथेन, मेथेन कैसे बना, स्ट्रक्चर देखो CH4, इसका स्ट्रक्चर, CH4 का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें कैसे बनता है। CH4 का स्ट्रक्चर C, अब देखो यहाँ पर सब तुम्हारे जितने भी ये बॉन्ड्स हैं सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे एल्केन है, एल्केन, इसलिए CH4 माना गया इसे एल्केन। इसे कहा जाता है मीथेन, मीथेन माना जाता है इसे। यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड है, मान लो गलती से, मान लो गलती से मैंने यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए, क्योंकि अब जान यहाँ पर मैंने, भैया आपने बताओ ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, अकेले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगेगा नहीं, कार्बन कार्बन को डबल बॉन्ड के लिए हमेशा 2 कार्बन की जरूरत होती है, कार्बन कार्बन के, इसलिए कभी भी मिथीन नहीं बनेगा, मिथीन कहीं नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इथीन से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड हमें जरूरत होती है। मान लो मैंने कार्बन डबल बॉन्ड लगा दिया, अब इसके कितने, ये देखो 2 हाथ के कितने हाथ बचे, 1 2 3 3 हाथ हो गए, एक, यहाँ मैंने हाइड्रोजन, जितने हाथ बच रहे सब पे हाइड्रोजन लगा दो, अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, अब ये क्या बना, ये बन गया एल्कीन, क्या एल्कीन, और एल्कीन में इसका नाम क्या आएगा, ये आएगा इथीन, इथीन। और ये जो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, ये कैसे बनता है जानते हो, जो ये देखो एल्केन, एल्केन, ये जो LANE है ना, ANE, ANE, ये जब तुम वर्ड रूट लिख दोगे ना, किसी भी चीज का वर्ड रूट लिख दोगे, मान लो ये कार्बन, एक बार जल्दी बताओ इसे वर्ड रूट क्या आएगा इसका, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। इसका वर्ड रूट आएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए आता है वर्ड रूट ब्यूट। अब ब्यूट आएगा, ब्यूट के लिए हम पहली बात, और सब हम देख रहे हैं आप सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जो बचेंगे वहां पे कार्बन जोड़ देंगे, मतलब हाइड्रोजन जोड़ देंगे, जो बचेगा बॉन्ड जितने बच रहे हैं हम वहां पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब इस कार्बन और हाइड्रोजन के लिए, अब यहाँ पे ब्यूट, मैंने क्या लिख दिया, वर्ड रूट ब्यूट। अब सब सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, जो ये एल्केन का है ना, एल्केन का, एल्केन का जो लास्ट वाला वर्ड है ए, जो ये वॉवल से शुरू हो रहा है, वॉवल से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ANE, इसे उठा के यहाँ पे रख दो, ये आपका ब्यूटेन बन गया। और मान लो कि गलती से मैंने यहाँ पर तुम्हारा कोई एल्काइल ग्रुप रख दिया,
अब ये क्या होता है भैया, आपने यहाँ ये गलत यहाँ क्यों रख दिया है? ये क्या होता है भैया? ये नेक्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ अच्छे से साफ से। मान लो कि ये देखो, ये अपना वही मतलब कंपाउंड लेंगे, यहाँ पे गलती से मैंने ये CH3 लगा दिया। अब इसे क्या कहते हैं भैया? ये आपका एक अलग फंक्शनल ग्रुप है जिसे कहते हैं एल्काइल। और इसका एल्काइल का जो KYL होता है वही आता है लास्ट में, आप जानते हैं सफिक्स उसका होता है एल्काइल। अब भैया यहाँ पे कितने कार्बन है? एक कार्बन है। क्या आएगा? मिथ। मिथ और मिथ के लिए, और ये जो YIL है मिथाइल, क्या ना, मिथाइल या मेथिल कहते हैं बहुत सारे लोग, हिंदी में मेथिल ही लिखा जाता है यार। हिंदी में मिथाइल, इंग्लिश में मिथाइल बोला जाता है, हिंदी में मेथिल लिखा जाता है। तो क्या बना आपका? मेथिल। ये मेथिल बना। अब देखो, मान लो कि मैंने अब यहाँ पे नंबरिंग करनी होती है हमको, नंबरिंग 1 2 3 4। अब बताओ भैया, मैं यहाँ से ले सकता हूँ, मैं यहाँ से भी ले सकता था। ये 1 2 3 4 मैंने यहाँ से क्यों लिया? मतलब कि यहाँ से क्यों लिया? मैं ये ग्रीन वाली नंबरिंग भी ले सकता था, मैंने ये येलो वाली नंबरिंग क्यों ली? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, मैंने इसलिए इसे लिया क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप मेरे पास जो सबसे लीस्ट नंबर का हो, वहां पे अगर एल्काइल ग्रुप मिल रहा है छोटा नंबर, 3 बड़ा है 2 बड़ा है, भैया 3 बड़ा है, मैं 3 क्यों लूंगा? मैं 2 लूंगा, मुझे 2 चाहिए। यहाँ मैंने 2 ले लिया, इसलिए ये वाली नंबरिंग, हमको ये वाली नंबरिंग चाहिए ही नहीं, ये वाली नंबरिंग चाहिए ही नहीं, हमको ये वाली नंबरिंग चाहिए ही नहीं। कार्बन मिट गया है तुम्हारा तो, हमको ये वाली नंबरिंग चाहिए ही नहीं, हमको ये वाली नंबरिंग चाहिए 1 2 3 4 वाली। अब मैं यहाँ पर देखो, इसका नाम क्या होगा एक बार दिखा रहा हूँ, उसके 2-3 एग्जांपल दूंगा होमवर्क के लिए। 2 मेथिल, क्या? मेथिल। अब भैया 1 2 3 4, वर्ड रूट क्या आएगा? वर्ड रूट क्या आएगा बताओ? वर्ड रूट आएगा ब्यूट। और जैसे अब देखो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड रखा होता, ये डबल बॉन्ड बीच में रखा होता, ये बीच में डबल बॉन्ड रखा, तो जब डबल बॉन्ड आपने बीच में रख दिया है तो यहाँ पे आपको डैश लगाकर, देखो सीधी बात है, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आएगा, और जो अल्फाबेट है और नंबर है उसके बीच में कॉमा आएगा, नंबर और अल्फाबेट के बीच डैश, और जो है ये हाइफन आता है, डैश जिसे कहते हैं हाइफन। और जो जैसे मान लो 2,2 ऐसे, तो इसके बीच में कॉमा आएगा, इसके बीच में हाइफन नहीं आएगा, ये दो दो ऐसे नहीं है लिखिएगा, आप हाइफन लिखेंगे। मान लो कि मैंने यहाँ डबल बॉन्ड रख दिया, अब ये डबल बॉन्ड रख दी भाई, इसमें क्या करेंगे? डबल बॉन्ड में से इसे डबल बॉन्ड की भी नंबरिंग बतानी पड़ेगी, डबल बॉन्ड आ कहाँ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड रखें, ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग बतानी पड़ेगी, ट्रिपल बॉन्ड आ कहाँ रहा है, नंबरिंग बता दो, डबल बॉन्ड कहाँ रहा है? 1 2, भैया 3 पे भी तो है, 3 वाले क्यों नहीं लिया? मुझे अभी मैंने बताया कि जो आपको छोटा नंबर मिले उसे कंज्यूम करना चाहिए। यहाँ पर पहले यहाँ पे मिला कार्बन ना, कार्बन इससे जुड़ा तो है, ये वाला नंबरिंग लेंगे 2 ब्यूट 2। और भैया इन एल्कीन के लिए क्या आता है? इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इसलिए एल्कीन आएगा, एल्कीन। एल्कीन में लास्ट का जो आपका ENE, इसलिए एल्कीन, तो इसका नाम हो गया। अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, इसका क्या है नाम बताना। इसका नाम बताना एक। और मान लो जैसे कि अब मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाए हैं, तो जान लो जितने भी हैंड्स, एक एक हैंड इसका फंस गया, देखो ये हैंड फंस गया, अब इन दोनों के पास दोनों ये हैंड फंस गए, इसके पास 2 हैंड फंस गए, अब इसके पास कितने हैंड बचे? 2 हैंड और बचे हैं। इनके पास जितने भी हैंड बचेंगे ना, सब पास हाइड्रोजन एज्यूम कर लेना पड़ता है उसे। मैं बना के दे रहा हूँ इसे।
वो कार्बन है, ओम नहीं है, वो कार्बन है। तो यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ मिथाइल ग्रुप। कि नहीं बताना, होमवर्क है तुम्हारा, होमवर्क। तो आईयूपीएसी नेमिंग अभी मैंने बता दिया कि अब यहाँ पे मेन टॉपिक यहीं शुरू होता है कि जैसे कि मान लो मैंने उसमें दिखाया था ना, तो आपको मैंने उसमें दिखाया ना, मान लो ये आपने एक कंपाउंड ले लिया, ये मैंने इधर भी चेन ले ली इसकी, मैंने इधर चेन ले ली, मैंने इधर भी चेन ले ली इसकी। अब देखो इसमें से सबसे बड़ी जो चेन है, सबसे बड़ी, ये बताओ सबसे बड़ी चेन कौन सी है इसमें। मैं देखो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, भैया सीधी सीधी वाली ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन आ रहे हैं। बट रुको भैया एक बार देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो ये मैंने मिटा दिया। अब बताओ भैया 5 बड़ा है मतलब 7 बड़ा है या आपका 8 बड़ा है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको जहां पे सबसे ज्यादा कार्बन जिसमें दिखे, सबसे ज्यादा कार्बन, सबसे ज्यादा कार्बन जहां दिखे आपको वही चेन लेनी है। हमारी मेन चेन ये हो गई, ये है हमारी मेन चेन, होता ये आपकी मेन चेन हो गई, ये जो चेन है आपकी मेन चेन हो गई। अब भैया ये जो बाहर वाली सब ना, ये भैया इसका क्या करेंगे, ये जो ये दिख रहा है, ये जो ये दिख रहा है, इसका क्या करेंगे, इसे इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। जो मतलब बच गए ना उन्हें सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाता है। अब जैसे मान लो अब मैंने इसका नंबरिंग की, तो आप एक बार बताओ, ये जो 8 है ना, 8 कार्बन 8 है, इसके लिए क्या वर्ड रूट यूज किया था भैया, हमने ना याद किया था ना, उसके लिए यूज किया था ऑक्ट, ऑक्ट यूज किया था, ऑक्ट। और भैया यहाँ पे सब ना, सब देखो सिंगल 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 सिंगल, भैया बहुत दुख है यहाँ पे, सिंगल ही है सब, सब सिंगल, मतलब सिंगल बॉन्ड है, वो सिंगल नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, पेयरिंग में, शेयरिंग में है, सिंगल बॉन्ड है बस। भैया ये शेयरिंग में, हम तो अकेले हैं। ऑक्ट एन, ऑक्ट भैया ऑक्ट, और इसका जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब ना, उसके लिए एन, एन भैया टॉपिक से बाहर मत जाया करो। अब देखो ये मैंने बताया ना, देखो अब इसके लिए नंबरिंग, जो मैंने सब्स्टिट्यूएंट बचे, देखो सब्स्टिट्यूएंट ये क्या है, ये 1 कार्बन 2 कार्बन, अब 2 कार्बन के लिए ये सब्स्टिट्यूएंट बचा, 2 कार्बन के लिए मैं क्या नाम लिखूंगा, एक बार जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 2 कार्बन आ गया तो क्या आएगा, इथ, क्या आएगा, इथ। और भैया ये ना क्या बना है, ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, तो हम लिखेंगे इथाइल, इथाइल, इथाइल। अब देखो इथाइल, यहाँ पर भी ना, देखो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर भी ना भैया 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पर भी क्या है, इथाइल, ये भी इथाइल बनेगा आपका, इथाइल है ये। अब देखो एक बार ना देखना पड़ता है, यहाँ पर इथाइल आपका 3 प्यारा है, यहाँ पर 5 प्यारा है, मतलब ये नहीं कोई बड़ा है कोई छोटा है, यहाँ पे ये नहीं लिखा जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ पर लोएस्ट नंबरिंग मिले, लोएस्ट नंबरिंग, मान लो यहाँ से मैंने नंबरिंग शुरू की, 1 2 3 4 5 6, अब देखो इस वाले कार्बन को 6 नंबर मिल रहा है और इस वाले कार्बन को 4 नंबर मिल रहा है,
बट जहां पे मैंने ये नंबरिंग की है इस पे 3 नंबर मिल रहा है, इसको 5 नंबर मिल रहा है। तो हम कौन सी नंबरिंग ज्यादा मेनली यूज करेंगे, जो हमने सबसे कम मिलेगी नंबरिंग। यहाँ पे 5 मिल रहा है, अब बताओ 5 मतलब ये तो है, यहाँ पे देखो 3 मिल रहा है और यहाँ 4 मिल रहा है, 4 बड़ा है 3, आपका 4 बड़ा है, तो हम ये वाली नंबरिंग कंसीडर नहीं करेंगे। हम ये वाली नंबरिंग कंसीडर नहीं करेंगे, हम ये वाली नंबरिंग कंसीडर करेंगे। तो इसका नाम देखो, यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ एकदम अच्छे से। तो इसका नाम है 1 2 3, मैंने बताया ऑक्ट एन। अब पहले सब्स्टिट्यूएंट, हमेशा जब भी आप लिखेंगे तो पहले प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखे जाते हैं। तो कार्बन 3 कॉमा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर है, अब नंबर के बीच कॉमा लगेगा, 3,5, 3,5। नेक्स्ट अलग पेन से लिखता हूँ ताकि दिखे। थ्री कॉमा 5। अब देखो ये तुम्हारे पास एक इथाइल, ये दूसरा इथाइल। अब क्या करेंगे, जो आपके पास दो सेम सेम इथाइल ग्रुप हो ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं, सिंगल के लिए सिंगल कुछ नहीं यूज करते। हम जब डबल होता है तो उसके लिए डाई यूज करते हैं। जब अलग होता है, जैसे ट्रिपल मतलब आपके पास है, तो ट्राई यूज करेंगे। और 4 होंगे टेट्रा, 4 तो होते नहीं ज्यादातर, इतना बड़ा कंपाउंड आपकी क्लास में मिलता नहीं, 4 के लिए आपको मिल जाएंगे। ये डाई, मान लो यहाँ पे 2, मान लो क्या है ही 2, 2 आपके पास इथाइल ग्रुप है। अब इनके पास 2 इथाइल ग्रुप है, तो आपको यहाँ पे लगेगा, सॉरी हाइफन लगेगा, डाई इथाइल। डाई क्यों लगा, क्योंकि 2 है भाई, 2 एटम है, 2 मतलब 2 इथाइल ग्रुप है, इसलिए डाइल इथाइल, डाई इथाइल। उसके बाद आपका जो ऑक्ट, ये जो ये पूरा है ना, इसे यहाँ पे ला के रख दो, ये पूरा ना यहाँ पर ला के रख दो। रहने दो यार, ये डाई इथाइल ऑक्ट एन, क्योंकि अगर का डबल बॉन्ड होता तो वहाँ पे अपन नंबरिंग करते हैं, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, सबके पास सिंगल बॉन्ड है, सबके पास आप सब सिंगल है, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना यहाँ पे एन लिखा जाएगा हमेशा ही। और प्रकारात्मक समूह, देखो पहले एक बार इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर दे रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा तुम्हें। सबसे पहले कोई भी आपको, मान लो कोई भी चेन, कोई भी चेन, कोई भी चेन, कोई भी चेन है, कोई भी चेन। सबसे पहले देखो कहाँ सबसे बड़ी चेन कहाँ मिल रही है, सबसे बड़ी चेन कहाँ मिल रही है, सबसे बड़ी चेन ढूंढो, सबसे पहले बड़ी चेन ढूंढो। सबसे बड़ी चेन ढूंढो पहले, सबसे बड़ी चेन, ये देखो, ये देखो, ये रही आपकी, ये रही ना। ना 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 भैया ना, ये वाली चेन आपकी बड़ी नहीं है। तो फिर भैया कौन सी बड़ी है, ये देखो, ये वाली चेन आपकी सबसे बड़ी चेन है इसमें, क्योंकि यहाँ पर गिनो 1 2 3 4 5, बट यहाँ पर 5 6, 6 एटम है, यहाँ 5, यहाँ कार्बन कितने एटम है, यहाँ पे 5 ही थे, यहाँ पे 5 के बाद यहाँ पे 6 भी आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी चेन है, क्योंकि यहाँ पर 4 ही एटम होते हैं, कार्बन के 4 ही एटम होते हैं, ये सबसे बड़ी चेन है। अब सबसे बड़ी चेन हो गई, मान लो मैंने यहाँ पे, हाँ मान लो इसको, मैंने इसे और बढ़ा दिया, मैंने इसे और बढ़ा दिया। अब देखो ये रहा आपकी चेन, मेन ब्रांच, मेन ब्रांच में कितने आपके कार्बन के एटम्स हैं, इसके लिए आएगा 6 एटम्स हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, हेक्स, हेक्स आएगा, 6 के लिए हेक्स आता है। और ये आपका क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप, दूसरा एल्काइल ग्रुप, पहला एल्काइल ग्रुप, दूसरा एल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पे ये सिंगल है, कार्बन सिंगल है, यहाँ पे आएगा मिथाइल, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल, मेथिल इसे कहते हैं। और यहाँ पर डबल कार्बन है, तो यहाँ पे आएगा इथाइल, मिथाइल, इथाइल। अब देखो नंबरिंग तो बराबर ही होगी दोनों की, तो चलते हैं।
इधर से भी नंबरिंग करेंगे तभी बराबर आएगा नंबर, इधर से नंबरिंग करेंगे तभी बराबर नंबर आएगा। अब आपको बड़े वाले को, जो बड़ा इथाइल है, इसे प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि मान लो आपने यहाँ पे, अगर मान लो ये देखो, मान लो मैंने इस ऐसे नंबरिंग की थी 4, ऐसे नंबरिंग की होती, ऐसे नंबरिंग करने पे ये जो ये है, ये आपके पास इथाइल के पास 3 आ रहा है, मिथाइल के पास 3 आ रहा है, बट यहाँ पे इथाइल के पास 4 आ रहा है। इथाइल के पास बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए, इथाइल के पास छोटा नंबर आना चाहिए, क्योंकि इथाइल आपका बड़ा ग्रुप है। जो आपके पास इथाइल है उसके पास वो बड़ा ग्रुप है, उसके पास छोटा नंबर आना चाहिए। हमने सिर्फ इथाइल को छोटा ग्रुप नंबर दिया है, इसलिए आपकी ये ग्रीन वाली नंबरिंग सही रहेगी। मैंने बताया हेक्स और सब, मान लो यहीं पे मैंने कोई डबल बॉन्ड बिठा दिया, यहीं पे ये देखो, ये जो ये है ना डबल बॉन्ड बिठा दिया, डबल बॉन्ड बिठा दिया। अब इसके जब अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, तो यहाँ पे आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। ये नंबरिंग आपको नंबर देना पड़ेगा भाई, जब डबल बॉन्ड है तो आपको नंबर देना पड़ेगा। तो नंबर 5 पे नंबर पे, और भैया यहाँ पे इन, ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते हैं। ये मेन चेन। अब इसका नाम क्या होगा? नाम देखो, सबसे पहले तो आपको, अब भैया देखो, मिथाइल छोटा है, मिथाइल को ना हम पहले रख देते हैं। ये ना भैया क्या है, 4 पे ना मिथाइल आ रहा है मेरा, मिथाइल। टीचर ऐसे ना काट देगा, ऐसे ऐसे काट देगा, कहेगा मिथाइल तुम ना अपने घर ले जाओ मिथाइल से। क्योंकि अब आईयूपीएसी कहता है कि जब भी आप ऐसे देखेंगे ना, तो हमेशा इथाइल, इथाइल का ई जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ता है। इथाइल में जो ई है वो छोटा होता है कि मिथाइल का एम छोटा होता है, इथाइल का ई पहले आता है कि मिथाइल का एम पहले आता है। तो आप कहोगे भैया इथाइल का ई पहले आता है, हमने पढ़ी है ना बचपन में, एसिड पढ़ी है ना, ए बी सी डी ई, और भैया एम तो बहुत बाद में आता है, एम बहुत बाद में आता है। तो आईयूपीएसी कहता है जो पहला छोटा हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसे पहले प्रायोरिटी दो। 3 पे भैया मैंने दे दिया, 3 पे ना, 3 पे ये देखिए, 3 पे इथाइल दे दिया। और अब पे ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे इथाइल और मिथाइल अलग अलग ग्रुप है, इसलिए मैं डाई और ट्राई टेट्रा का यूज नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे अलग अलग चीज लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे 4 पे हमारा है मिथाइल, और ये जो आपका हेक्स, ये जो है ना हेक्स पाइफिन, ये यहीं पे आएगा पूरा, ये पूरा यहीं पे आएगा, ये पूरा यहीं पे आएगा। इसका यही नाम होगा। एक बार चलते हैं, एक बार फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं। प्रकार्यात्मक समूह, उसके बाद आईयूपीएसी तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। और मतलब एक बार दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये बताना। ये वाला क्वेश्चन बताना, होमवर्क है, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना तो बता देना, कर लेना बता देना ये, लेकिन थोड़ा सा तुम्हारे सिलेबस से बढ़कर क्वेश्चन है। ये ना साइक्लिक रिंग चेन है, जो तुम्हारे मेनली पार्ट में तो है नहीं, लेकिन साइक्लिक रिंग चेन का क्वेश्चन आता भी नहीं है, लेकिन अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। चलते हैं आगे, हमारा प्रकार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? अब फंक्शनल ग्रुप होता है ना, जानते हो, कोई भी आपने कंपाउंड लिया, मैंने मान लो जब अपनी पीरियोडिक टेबल बन रही थी, तो उसमें बहुत सारे ना उसको ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप में बांटा गया है कि इसकी प्रॉपर्टी इसके लिमिट में होगी, यही प्रॉपर्टी से हर आप पीरियोडिक टेबल क्लास 11 पढ़ेंगे, तो जो है ना हर उसको एलिमेंट को अपने अपने ग्रुप में रखा गया है, इसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती होगी, और पहला जो उसका रहता है हेड माना जाता है, उसको पहला एलिमेंट हेड माना जाता है। तो वैसे ही आपका ये है प्रकारात्मक समूह, कोई भी कंपाउंड का जो संपूर्ण गुण होता है, संपूर्ण गुण उसके ऊपर निर्भर करता है प्रकारात्मक समूह के ऊपर। डेफिनेशन, प्रकारात्मक समूह के ऊपर यौगिक का, ये गलत लिखा है, यौगिक का संपूर्ण गुण निर्भर करता है। यह एक ऐसा समूह होता है जिसके ऊपर कार्बनिक यौगिक का संपूर्ण गुण
निर्भर करता है, प्रकारात्मक समूह कहते हैं। अब ये प्रकारात्मक समूह समझ तो गए, लेकिन अब इसे बताओ है क्या? मतलब प्रकारात्मक समूह ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी मिल जाएगा। प्रकारात्मक समूह होता है कि मान लो मैंने कि कहीं भी मैं किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहा हूँ और मुझे दिख गया कि इसमें ये गुण पाया जा रहा है, ये गुण पाया जा रहा है। अब मैंने उसके मान लो मैंने कार्बन की कोई श्रृंखला ली। अब इसमें मुझे पता चल गया ये पूरा एल्केन है, एल्केन है। इसमें क्या प्रकार का समूह है? एल्केन प्रकार का समूह है। अब मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल गया, ये पूरा इसका समूह हो गया एल्कीन, इसका पूरा समूह हो गया एल्कीन, मान लिया एल्कीन हो गया। मुझे ट्रिपल बॉन्ड मिले एल्काइन हो जाएगा। हाँ, मतलब अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी छेड़छाड़ किया ना, तो पूरा मान लो यहाँ पे OH लगा लिया, अब ये पूरा एल्कोहल बन गया। ये क्या हो गया? एल्कोहल। इसका पूरा ग्रुप का नाम एल्कोहल हो जाएगा, भले डबल बॉन्ड है भले ट्रिपल बॉन्ड है, एल्कोहल मान लिया गया। तो मैं बताऊंगा एल्कोहल क्यों माना गया। ये फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, आपके क्लास 10 के चैप्टर में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माने गए हैं। चलते हैं आगे, दिखाता हूँ फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका आर एल्केन जो है, एक कार्बन, इसे ये एल्काइल ग्रुप आर से दर्शाते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है और कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर आपका ना ये देखिए स्ट्रक्चर अच्छे बना है, ये डबल बॉन्ड दिखाया है, एल्कीन है आपका एल्कीन। एल्काइन देखे ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ गया, एल्काइन माना जाएगा। और ये एरोमेटिक कंपाउंड आपका ना सबसे इंपॉर्टेंट ना, इंपॉर्टेंट देखो इंपॉर्टेंट, बेंजीन। बेंजीन बेंजीन का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? ये पूरी एक रिंग बन गई, 6 कार्बन की एक पूरी रिंग बन गई। और अल्टरनेटिव मतलब एक कार्बन में आपने लगाया, दूसरा अल्टरनेट, ये वाला कार्बन लगाया है, यहाँ पे 2 कार्बन पीछे लगाया है, ये छोड़ दो, ये वाला पूरा छोड़ दो, फिर यहाँ पे लगाओ, और उसके बाद यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे लगाओ। अल्टरनेटेड डबल बॉन्ड होने चाहिए पूरे, मतलब बॉन्ड को छोड़ के दूसरे नए बॉन्ड पे आपके एक बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। इसका बेंजीन होता है, इसका नाम है बेंजीन। बेंजीन ये पूछा जाता है, बेंजीन व्हाट इज बेंजीन, बेंजीन होता क्या है, बेंजीन कहाँ से मिला, मतलब कहाँ से नहीं मिला, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये पूछा जाता है। ये बेंजीन आपको देखा जैसे मैंने बताया ना, ये बेंजीन ऐसे ऐसा शेप होता है बेंजीन का। और अब देखो हैलाइड, इसे हैलोजन भी कहते हैं। ये आपके जनरल ये ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इसे हैलाइड भी, हैलोजन भी कहते हैं, हैलोजन ग्रुप कहते हैं। एक्स, ये जो एक्स है ना, ये देखो आर, ये मतलब रेडिकल समूह है आपका, कार्बन कार्बन चेन है ये आर आपकी। ये जो एक्स है ना, यहाँ पे आपका फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। और इनके जानते हो इनके नाम क्या हो, या आप यहाँ पे लिखेंगे ना, IUPAC नाम में आता है क्लोरो, क्लोरो प्रीफिक्स के रूप में यूज किए जाते हैं। यहाँ पे ये पूरे फंक्शनल ग्रुप में जानते क्या है, ये सब फंक्शनल जितने लिखने हैं ये सब सफिक्स के रूप में यूज किए जाते हैं, सफिक्स अनुलग्न के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे अनुलग्न बता रहा हूँ, जैसे ये मान लो ये आपका वर्ड रूट है, वर्ड रूट मतलब जो आपने बताया वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब जो आपका वर्ड रूट होता है, मिथ इथ प्रॉप ब्यूटी सब आपके वर्ड रूट है। वर्ड रूट बाद आपका प्राइमरी सफिक्स होगा, फिर सेकेंडरी सफिक्स होगा, और उसके पहले आपका सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ऐसे आपका पूरा बनता है, मतलब आपका मेनली जो आपका पोर्शन है 10th में आपको ना, आपका ये सेकेंडरी सफिक्स है ही नहीं, सेकेंडरी सफिक्स कुछ है ही नहीं आपके पास, क्योंकि आपके पास ना साइक्लोब्यूटेन ये सब कोई चीज है ही नहीं आपके पास।
और ये जो आपके पास ये तो दोनों है ही, मैं दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा। इसी रूल में फॉलो किया जाता है। ये देखो ये OH एल्कोहल, आपके पास कार्बन चेन मिल गई, OH लास्ट में दिख गया, मतलब OH एकदम सेंट्रल बगल वाले आइटम पे OH दिख गया ना, OH मान लो अल्कोहल ग्रुप है। ये ईथर, ईथर भी आपके पार्ट में नहीं है, बट कभी कभार पूछता है कि ऑक्सीजन है, उसके बगल बगल दोनों अपने एल्काइल ग्रुप जोड़ लिए, डाई मिथाइल ईथर, मतलब अलग अलग जैसे हो गए, बहुत सारे ईथर होते हैं, उसके केवल कुछ कुछ नाम याद करने पड़ते हैं। एमाइन ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, यहाँ से आपके सिलेबस में नहीं है। और ये एल्डिहाइड, मोस्ट सबसे ज्यादा पूछा था भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जानते हो क्या? और ना तुम्हें एक डिफरेंस बताता हूँ, एक ना होता है ग्रुप एल्डिहाइड, और एक होता है ना, देखो दिखा रहा हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इन दोनों में ना देखो देखो, ये ओ रहा, ये कार्बन रहा, ये भी ओ रहा, कार्बन रहा। अब भैया पहचानेंगे कहाँ से कि भैया कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन है? वही बता रहा हूँ, पहचानने के लिए कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है। एल्डिहाइड एंड कीटोन, मान लो मैंने 2 कार्बन ले लिए, यहाँ पर 3 कार्बन लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल चाहिए होता है। मान लो मैंने 3 कार्बन ले लिए, 1 2 3। अब मैंने क्या किया ना, मैंने किया, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे ना डबल बॉन्ड के रूप में ऑक्सीजन रहता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन लगा दिया। अब ये आपका बन गया एल्डिहाइड। भैया समझ नहीं आया? बताओ एक बार। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन को रख दिया यहाँ पे। अब भैया इनमें अलग क्या है? अब मेनली जब होता है ना आपका एल्डिहाइड, जो है ना एल्डिहाइड आपको बगल मिलेगा हमेशा, या तो इस कार्बन मिलेगा या तो इस कार्बन मिलेगा। बीच में जो होता है ना ये कीटोन, बट ना कीटोन आपको हमेशा बीच में मिलेगा, सेंट्रल सेंट्रल कार्बन नहीं मिलेगा, मतलब सेंट्रल कार्बन मिलेगा हमेशा कीटोन आपको। जो आपके ये बगल वाले कार्बन है इस पे कभी आपको कीटोन नहीं मिलेगा। डिफरेंस यही है कि इसके बगल वाला कार्बन पे है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, अगर ऑक्सीजन का यहाँ पे एल्डिहाइड, और यहाँ पे अगर ये बगल वाले नहीं सेंट्रल आइटम पे है तो फिर आपका कीटोन होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड मेन होता है आपका, अच्छा है उसका ये सब नहीं है, पार्ट नहीं है आपके सिलेबस का। कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी आपका मेन होता है, यहाँ पे आपका कार्बन होता है, उसके बाद कोई भी चेन होती है, मतलब मेनली ये भी कार्बन इस चेन का हिस्सा होता है, तो इसके कार्बन कंसिडर किए जाते हैं। और ये OH, OH भी जुड़ाता है, और कहते हैं आपका ऑक्सीजन जुड़ाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि अल्कोहल में ओनली OH होता है, और यहाँ पे एल्डिहाइड में, मतलब मिक्सचर समझ लो यार, एल्डिहाइड और अल्कोहल का मिक्सचर समझ लो, यही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक एक बार सब भी दिखते हैं हम, कैसे टॉपिक है सबको दिखाता हूँ मैं। हेलोजन, हेलोजन में बताया कि फ्लोरीन, फ्लोरीन यूज किया जाता है, इसे हम लिखते हैं फ्लोरो, सफिक्स में लिखते हैं, सॉरी प्रीफिक्स में लिखते हैं फ्लोरो, क्लोरीन, क्लोरीन यूज किया जाता है, CHLORO क्लोरो। ब्रोमीन यूज किया जाता है, इसे लिखते हैं ब्रोमो। और हम आयोडीन यूज करते हैं, जिसे लिखते हैं आयोडो, क्या लिखते हैं आयोडो। अब आयोडीन, आयोडो, ये सब भाई क्या है, इसमें मैं क्या करूंगा मैं इसका, आपको जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होती है इसी से होती है। मान लो मैंने कोई चेन ले ली, ये तीन तीन कार्बन चेन ली है, अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे मैंने फ्लोरीन चिपका दिया, और मतलब पहले एक बार छोटा एग्जाम्पल देखता हूँ। अब इसका नाम क्या होगा भैया, तीन कार्बन के लिए क्या जाता है भैया, मैंने तो याद किया था मेथ एथ प्रोप, भैया प्रोप याद किया था मैंने, प्रोप, सब सिंगल कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। अब भैया इसमें अलग क्या हो गया, ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर आपके पास फ्लोरीन है, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोरो, वन फ्लोरो लिख दो, वन फ्लोरो लिख दो, वन लिखने की जरूरत भी नहीं होती, अगर फ्लोरो जानते हैं, अगर आपके पास वन लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर आपके पास अगर 2 पे है तो 2 लिखो, 3 पे है 3 लिखो, वो बात नहीं होती। लेकिन आपके पास अगर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं होती, वो मान लिया था कि आपके पास 1 पे ही है। अब मैं लाता हूँ टफ वाला एक थोड़ा दिखाता हूँ इसमें,
ये 1 2 3 4 5 4 कार्बन लो, 4 कार्बन लो। यहाँ मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया। तो ये नंबरिंग कहाँ से होगी? नंबरिंग 3 ही कार्बन लो यार, 3 कार्बन लो। नंबरिंग कहाँ से? नंबरिंग। ओ भैया देखो ना, इधर भी कार्बन, सॉरी देखो इधर भी फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी फंक्शनल ग्रुप है आपका हेलोजन तीनों तरफ है। कौन सा नंबर लूं मैं? इधर से लूं कि इधर से? हाँ बताओ एक बार, इधर से लूं कि इधर से? तो अब हम करेंगे वही रूल फॉलो कि अल्फाबेटिकल 1 2 3। अल्फाबेट में आप देखते हैं पहले बी आता है, फिर सी आता है, फिर एफ आता है, ये जानते हैं आप। तो हम यही ऑर्डर यूज करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे लिख देना 2 1 2 3। ये वाला ऑर्डर ना गलत हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर गलत हो जाएगा। ये वाले ऑर्डर यूज करेंगे। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया? 1 ब्रोमो, क्या ब्रोमो, फिर 1 ब्रोमो। अब यहाँ पे 2 पे है क्लोरो, 2 पे क्लोरो, और 3 पे, 3 पे भैया क्या आएगा? 3 पे आएगा हमारा फ्लोरो, क्या आएगा? फ्लोरो। और 3 पे फॉलो आएगा, उसके बाद आपका ये जो आपका वर्ड रूट है, मैंने बताया कि आपको प्राइमरी सफिक्स लगाने के बाद आपको डायरेक्ट वर्ड रूट पे आना होता है। वर्ड रूट है आपका, ओ सॉरी वर्ड रूट है आपका प्रॉप। क्या है? प्रॉप। और सब सिंगल बॉन्ड है, तो प्रॉप इन। मान लो मैंने कभी डबल बॉन्ड दे दिया, यहीं पे डबल बॉन्ड दे दिया, तो पहले आपको देखेंगे कहाँ पे है? 2 पे है वो डबल बॉन्ड। यहाँ पे मैंने 2 पे डबल बॉन्ड दिया है, तो यहाँ पे हाइफन लगा के 2 इन, ये आपका नेम हो गया। ऐसे आपकी पूरी हेलोजन ग्रुप की ऐसी पूरी नेमिंग हो गई। बस यही ये तीन याद करना, और यहाँ याद कर लेना कि ये हमेशा हेलोजन के रूप में आता है। हेलोजन जो है ना सब हमेशा प्रीफिक्स रूप में आएगा। हेलोजन जो ग्रुप है आपका हमेशा प्रीफिक्स रूप में आएगा। एल्कोहल, ये एल्कोहल अभी आपने बताया, एल्कोहल का ना वो होता है OH, OH, और इसके ना इसमें सफिक्स के रूप में होता है, सफिक्स के रूप में। और सभी इसका जानते क्या होता है? सफिक्स होता है OL, ऑल, ऑल। एल्कोहल में अब देखो, जैसे मान लो मैंने चेन ली, ये मेरी चेन है, कार्बन की ये चेन होगी मेरी। अब इस कार्बन की चेन में मैंने यहाँ पे OH लगा दिया। अब भैया यहाँ पे ना OH लग गया, 1 2 3 4 5। अब ना देखो यहाँ पे जो ये वाला है ना, इसकी नंबरिंग मत कर, मतलब इसकी नंबरिंग गिनी जाती है। अब तुम यहाँ से नंबरिंग मत करना। ये कार्बन ना, मतलब यहाँ पे अगर मतलब कोई भी ग्रुप है जैसे फंक्शनल ग्रुप में, जैसे केवल कार्बोक्सिलिक एसिड छोड़कर जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है वो नहीं गिना जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में गिना जाता है फंक्शनल ग्रुप कार्बन। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, और ये हमारा एल्कोहल ग्रुप है। 5 कार्बन के क्या लगेंगे? 5 कार्बन के लिखेंगे पेंट, पेंट, और पेंट। अब यहाँ पे देखो 1 है, 1 के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 हमेशा कंसीडर माना। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर ना बहुत चालाक होता है, उसके कहीं ना कहीं इस नंबर काटना होता है, तो एग्जाम में लिख के आना 1 ऑल, 1 पेंट 1 ऑल। ये पेंटेनॉल कहते हैं इसे, पेंटेन, पेंटेन 1 ऑल। क्योंकि जैसे ये जो है ना, ये लास्ट का ई हट जाता है, पेंटेनल, पेंटेनॉल कहते हैं इसे मेनली, क्योंकि 1 हट जाएगा तो पेंटेनॉल मान जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे मैंने 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनॉल मान जाता, 3 कार्बन होते प्रोपेनॉल। ऐसे बहुत सारे आप एटम बना सकते हैं। तो अगले अगला देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में और आपके कीटोन में टक्कर लगी होती है ना, एल्डिहाइड और कीटोन टक्कर लगी होती है। तो एल्डिहाइड और कीटोन देखते हैं। और पहले एल्डिहाइड देखो, 1 2 3
4 5 4 कार्बन लो। यहाँ पे आपका 4 कार्बन। अब भाई कार्बन 4 है, कार्बन 4 है भैया, कार्बन गिनती गिनो 1 2 3 4, क्या आएगा ब्यूट, ब्यूट क्या आएगा ब्यूट। और ब्यूट के लिए यहाँ पर आएगा ब्यूट। अब यहाँ पे इसे मान लो कि वो कीटोन मान जाएगा, इसमें हमेशा 1 पे ही रहेगा, ज्यादातर 1 पे ही रहेगा। ब्यूट 1 ब्यूटेन, ब्यूट एन 1 क्या आएगा अल। एल्डिहाइड के लिए ये मैंने बताया नहीं, सफिक्स का आएगा, ये होता है सफिक्स, इसका होता है अल। ब्यूटेन 1 अल क्या आएगा ब्यूटेन 1 अल। ऐसे आपकी प्रैक्टिस करते रहो, बुक से प्रैक्टिस करो बहुत सारे क्वेश्चंस की, जिससे आपको रट जाए कि इसका नाम जैसे है ना दिखते तुरंत नाम बना लो उसका। लास्ट में बहुत अच्छा दूंगा एग्जांपल, होमवर्क में दूंगा, करके आना पूरा सा। कीटोन ये मैंने बताया, वही वाला एग्जांपल ले लो, 3 वाला। ये क्या है आपका, ये क्या है, ये मतलब एक ही माना जाएगा, ये आपका क्या है प्रोप, प्रोप एन। ये लास्ट का ई ना यहाँ पे नहीं रहेगा, प्रोप एन, प्रोपेनोन, ओ एन ई, प्रोपेनोन, ये आपका नाम हो गया। क्या सफिक्स होता है ओन, क्या आएगा ओन। इसका प्रीफिक्स आएगा ओन। चलिए आपका ये 1 है उसका कीटोन, कीटोन जो कीटोन का है, ये जो ओन है ये आएगा। बाकी इसके हिंदी नाम भी वही होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जानते हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे अच्छा आपका मेनली पूछे जाने वाला फंक्शनल ग्रुप है। यहीं पे पूछता ही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ना सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलेट पूछा जाता है एग्जाम में। तो कार्बन मान लो ये लास्ट है आपका कार्बन, इस श्रृंखला, ये देखो ये, और यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड रख दिया और ओ OH लगा दिया। अब मैंने इसमें, अब ये लो इसमें इथाइल थल जोड़ो, देखते हैं आप कैसे कर पाते हो। इथाइल जोड़ दिया मैंने इसमें, मिथाइल जोड़ दिया इसमें, लो इथाइल भी ले लो जोड़ दो, इथाइल जोड़ लो, इथाइल जोड़ दिया। अब भैया नंबरिंग कहाँ करेंगे, नंबरिंग, नंबरिंग चाहे जितनी तुम्हारे यहाँ पे 10 कार्बन के मतलब 10 कार्बन के एल्काइल ग्रुप हो, नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप को ही देंगे पहले। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ गए, 5 कार्बन, भैया नंबरिंग ये वाली नंबरिंग हमें सही मानी जाएगी, यही नंबरिंग सही मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, मेन ग्रुप। मेन ग्रुप को नंबरिंग पहले देते हैं कि कार्बन गिना जाएगा, और कार्बन गिने जाने के लिए देखो ये कार्बन गिना जाएगा, और कार्बन गिना गया तो फिर देखो कार्बन गिना गया, उसके लिए पहले वर्ड रूट क्या आएगा पेंट, पेंट भैया पेंट इन, ये सब 1 है, पेंटेन, सिंगल सिंगल कार्बन जॉइंट है, एट मतलब बॉन्ड बने हैं पेंटेन। अब भैया पहले उसके ना देखो हमारे पास इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप कितने नंबर पे है आपका 4 नंबर पे इथाइल है, इथाइल 4 नंबर पे आपका इथाइल है, हम दिखाएंगे इथाइल को 4 नंबर दिखाएंगे। उसके बाद 4 इथाइल पेंट, पेंट के बाद क्या आएगा, ये आपका जो है, ये आपको पहले फंक्शनल ग्रुप को दिखाना है, सेकेंडरी सफिक्स को दिखाना है। 1 क्या है 1 1 1 1 1 के बाद आपका इसका क्या लिखेंगे सफिक्स, देखो इसका सफिक्स, सॉरी भूल गए लिखने में, देखो सफिक्स, इसका सफिक्स होगा, पेन चेंज करके लिखता हूँ ताकि देखिए, इसका सफिक्स होगा ओइक एसिड, ओइक अम्ल।
इसका सफिक्स होगा ओइक अम्ल, ओइक एसिड। ये अल्फाबेटिक देखना है, एसिड स्मॉल में ही रहेगा। 4 इथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। आहा, गलत हो गया भैया। यहाँ पे ना जो ई ना ई, ये जो ई है ना, ये ड्रॉप होगा, ड्रॉप। यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, ये ई रहेगा ही नहीं यहाँ पे ना, ई तो रहेगा ही नहीं, पूरा मिट गया। देखो यहाँ पे ई रहेगा ही नहीं, पेंटेन 1 ओइक एसिड, पेंटेन 1 ओइक एसिड। ये था क्या यार, कार्बोक्सिलिक एसिड था तुम्हारा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था ये। तो ये आपका था, और इसके साथ शायद इसके बाद आपके फंक्शनल ग्रुप तो खत्म ही हो गए, मतलब कि जो आपके अलग फंक्शनल ग्रुप हैं वो आपके मेन पार्ट नहीं है, बट मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ, और मैं आपको प्रायोरिटी, या तो मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा, उसके बाद आपको प्रायोरिटी खुद देखनी है। तो देखो दे रहा हूँ क्वेश्चन में, कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन का है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया OH वाला बॉन्ड, क्लोरीन H। अब देखो यहाँ पे ना, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये आपका होमवर्क है, एक बार मैं हिंट दूंगा वैसे इसका, हिंट, ये आपका होमवर्क है, तो मैं हिंट दूंगा कि जब ना जैसे आपने कोई भी इसे, मान लो मुझे एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मिल गए, क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मिल गए, अब तब ना ये जो है ना, ये सब, ये तो आपके अंदर प्रीफिक्स ग्रुप में होता है, इसका भी प्रीफिक्स होता है, इसका भी प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स बता दे रहा हूँ, यह है कीटो, कीटो, और इसका आएगा एल्डो, सॉरी, इसका आएगा, हाँ एल्डो, एल्डो आएगा इसका। अब ये रुको, मैं यहाँ पे एल्डो नहीं, अब दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे अगर वो दे दिया ना तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये देना चाहिए इसे, अब एल्डो यहाँ पे ना सही माना जाएगा, और अगर ओ एच देगा ना, ओ एच से आपका ये पूरा फंक्शनल ग्रुप गलत हो जाएगा, यहाँ पे सी ओ एच है ना, और यहाँ पे ओ एच है, तो ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा, ये जान लो, इसलिए आपको ये हमेशा एल्डो ही देगा, एल्डो के लिए आपको ये एल्डिहाइड का ग्रुप देगा, वो एल्कोहल वाला ग्रुप देगा ही नहीं, क्योंकि इससे ना पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है उससे। तो ये वाला क्वेश्चन आपका है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एल्डो, इसका सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया, इसका कीटो प्रीफिक्स हो गया, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ना इसकी होती है, जो प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसे ना हम, इसका नाम बताता हूँ, उसका तुम्हें दूसरे वाले का होमवर्क दूंगा, इसका नाम मैं बताता हूँ, सेट ऑफ होमवर्क से इसका नाम बताता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की आपकी, ये तो मतलब आपका होता ही है परफेक्ट, यहाँ पे आपको एक नंबरिंग, देखो नंबरिंग यहाँ से होगी, एक दो, सॉरी दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात कार्बन है। अब प्रायोरिटी प्रायर, मोस्ट प्रायर, ये मोस्ट प्रायर होगा, भी नहीं वो मोस्ट प्रायर है, सबसे ज़्यादा प्रायर है, और उसके बाद आपकी फिर प्रायोरिटी आपकी आएगी कीटोन को, सॉरी एल्डिहाइड की आएगी आपकी, फिर एल्डिहाइड की प्रायोरिटी आएगी, ये उससे लेस प्रायर है, सेकंड प्रायर, यहाँ पे फर्स्ट प्रायर लिख देते हैं, सेकंड सेकंड प्रायर, फर्स्ट प्रायर, फिर थर्ड प्रायर, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये मतलब बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ये जैसा 11th में आपको है, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन आते हैं आपको, लेकिन एक बार पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, जब का 2025 का बोर्ड एग्जाम था, उसमें पूछा गया था, ये इतना मतलब इतना बड़ा नहीं पूछा गया था, लेकिन था उसमें प्रायोरिटी वाइज आपको कैसे याद करना है,
तो नंबर देखते हैं, इसमें 7 एटम है, तो हेप्ट आता है 7 कार्बन एटम के लिए, और ये फ्लोरो है। नंबर देख लो एक बार, 3 फ्लोरो, सॉरी उसके हिसाब से रखेंगे ना, 1 एल्डो, और पहले के पहले आता है कि एफ पहले आता है? के पहले आता है कि एफ पहले आता है? या पहले आता है हमारा एफ, एफ आता है पहले, तो 3 फ्लोरो। फ्लोरो, फिर आएगा आपका फ्लोरो 3 पे है ना, फिर आएगा कीटो, कीटो है 5 नंबर पे, फिर आपका है ये वर्डवुड हेप्टेन ओइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे एक है, आप ए ना लिखे तभी चलेगा, अंडरस्टूड होता है, लेकिन एग्जाम में लिख के आना, हेप्टेनोइक एसिड, याद ज़्यादा बगल में हो गया, हेप्टेनोइक एसिड। और होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हें, करके आना होमवर्क। चलो ये आसान सा है। समझ में आता है, मतलब सेकंड लास्ट टॉपिक है आपके, मतलब चैप्टर का नहीं ये, कि मैं इसे 2 पार्ट बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपको 2 पार्ट बढ़ाऊंगा। तो जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन है, इसके बाद से आपका जो सोप का फॉर्मेशन है, जो आपका एथेनोइक एसिड और अल्कोहल है, ये आपको मैं अलग टॉपिक में, अलग पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा, पार्ट 2 में। चैप्टर बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको आपको अपने साथ स्टडी को एक बार मेमोराइज करना है, रिविजन भी करनी है, इसलिए आपको 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा इसे। इसलिए इस जो लेक्चर है इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है ये, समय बता। मैंने आपको कहा था कि मैं इससे बात बढ़ाऊंगा ना, समय बता, समव्यवता की परिभाषा। समव्यवता वह रासायनिक परिघटना है जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक के आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होते हैं, लेकिन उनकी संरचना सूत्र या उनके परमाणु की आणविक संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। अब देखो क्या है, मतलब कि अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो, स्ट्रक्चर ऐसे मान लो कि देखो ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये देखो ये एक और कार्बन ले लो, देखो ये, अब क्या हुआ इनमें, कार्बन देखो ये सब दिख रहा है ना, ये देखो ये ब्यूटेन दिख रहा है आपको, ब्यूटेन। अब भैया ब्यूटेन है, इसमें अलग क्या होगा, अलग, मान लो मैंने ये देखो ये, इसमें 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, अब बताओ ये क्या है, इसमें कितने कार्बन है, इसमें भैया 4 कार्बन है इसमें भी, लेकिन स्ट्रक्चर ये भैया सीधी बन रहा है, सीधा बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, ये ना बीच में आपने काट दिया, क्यों काटा, मेरी मर्जी। कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं, मैं चाहे जहां कार्बन रखूं, यही है आपका समझ आता है, मतलब कि आप कार्बन को चाहे जहां लगाओ, जैसे अब जैसे बात होती है, जैसे ये देखो, अब मैंने ये बना दिया, कैसे बनाया भैया, कैसे बना दिया आपने इसे, कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कि मतलब आपके पास कार्बन की संख्या उतनी ही रहे, लेकिन आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं बार बार चेंज हो जाएं, उसे समव्यवस्था कहते हैं, और जो मतलब स्ट्रक्चर्स बार बार चेंज होने एक दूसरे के, उन्हें समव्यय कहते हैं। सिंपल सी बात होती है, ये आसान सा टॉपिक है, समझ जाओ। तुम्हारा एक टॉपिक छूट गया, समझाती श्रेणी। समझाती श्रेणी क्या होती है एक बार बताओ, समझाती श्रेणी। तो समझाती श्रेणी की डेफिनेशन है, कार्बनिक यौगिक का ऐसा समूह जिसमें समान प्रकारात्मक समूह होता है। देखो अब ये डेफिनेशन तो सही नहीं है, बट बता रहा हूँ, डेफिनेशन सही भी है, क्योंकि देखो जो भी एक होमोलोगस रेस है, एक अभी समझाती श्रेणी है,
अब उसमें समजातीय श्रेणी का मतलब होता है कि उसमें जितने भी प्रकारात्मक समूह एक ही होने चाहिए। अगर एल्केन है तो श्रेणी एल्केन की होनी चाहिए, अगर एल्काइन है तो एल्काइन की होनी चाहिए, एल्कोहल की है तो एल्कोहल की, कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड की तो एल्डिहाइड की होनी चाहिए। मतलब कि और जानते हो इसमें मेनली आपको पूछा जाता है कि उसके प्रकारात्मक समूह एक ही हो जाए, यही एक तो कीवर्ड है उसका। ये जो है ये क्या है, समान प्रकारात्मक समूह, ये आपका कीवर्ड है, कीवर्ड समान प्रकार्यात्मक समूह, ये आपका कीवर्ड है। यहाँ पे टीचर यही देख के नंबर देगा। बाकी ये तो आपको विशेषताओं में लिखना पड़ेगा कि देखो ये आपको विशेषता में लिखना पड़ेगा, दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। या कोई नहीं दिखता, दिख नहीं रहा होगा, विजिबल नहीं है क्या थोड़ा सा, मतलब कि दो क्रमागत, अब मतलब कि इसे मान लो मैंने सीरीज ली, मान लो देखो मैंने कार्बन कार्बन कार्बन, देखो ये क्या है, देखो ये, अब देखो इसमें मैंने चारों, इसमें हाइड्रोजन दिखाना पड़ेगा तुम्हें। इसके पास कितने हाइड्रोजन है मुझे बताओ एक बार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, कितने कार्बन है, C2H6, C2H6। अब मैंने क्या किया, मैंने ना इधर ना एक और कार्बन बढ़ा दिया, तो इसमें कितने कार्बन, इतने हाइड्रोजन कितने बने, हाइड्रोजन कितने बने, गिनती करो क्या, गिनती करो क्या, आपने क्या किया, कार्बन गिन लिए, एक दो तीन। अब हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड देखे सब, हमारे पास फॉर्मूला है CnH2n+2। अब मैंने क्या किया, Cn तीन कार्बन है, अब मैंने H2n, तीन दूना छः, छः प्लस दो आठ, छः प्लस दो आठ। अब देखो यहाँ पर क्या है, दो और तीन, मतलब दो में से तीन माइनस करेंगे कितना आएगा, एक कार्बन, सिंगल कार्बन ना, सिंगल कार्बन। और यहाँ पे ये आठ में से आपको छः माइनस करना है, कितना आएगा, दो, मतलब हाइड्रोजन दो। तो वही लिखा हुआ है कि, वही लिखा हुआ है यहाँ पर CH2 का अंतर होता है, प्रत्येक सदस्य के बीच CH2 का अंतर होता है। मान लो कि मैंने, मान लो कि मैंने यहाँ पे ब्यूटेन ले लिया, ब्यूटेन, अब इसके बीच और ये आपका ये प्रोपेन है, इसके बीच क्या होगा, CH2 का अंतर होगा। आपने प्रोपेन पेंटेन ले लिया, ब्यूटेन और पेंटेन के बीच में CH2 का अंतर होगा। और आणविक द्रव्यमान 14U का, मतलब CH2 का जो होता है, CH2 आप जानते हैं हाइड्रोजन में दो U होते हैं, दो एटॉमिक मास होता है उसका, और जो आपका कार्बन है उसमें 6U होते हैं, तो फिर वही सॉरी 12U होते हैं, 12 और 2 14 माने जाते हैं उसे, तो वही बता रहे हैं 14U का अंतर होता है, इसे AMU भी कहते हैं। इसे AMU भी कहते हैं या तो U लिख दो आप, इसमें द्रव्यमान का अंतर होता है, इतना द्रव्यमान होता है इसका, यही मतलब यही बती होती है द्रव्यमान इसका। रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण द्रव्यमान के साथ बदलते हैं, मतलब जान इसके इसे मैंने बताया ना कि ये, ओ जैसे मैंने बताया कि ये आपका ये इथेन है, ये आपका प्रोपेन है, बट ये आपका ब्यूटेन है। अब भैया इनके है तो एन एल्केन ग्रुप के हैं, बट क्या ये ब्यूटेन, भैया इसके पास ना ज्यादा कार्बन है, ये ना कुछ और काम कर सकता है, इसके पास कम कार्बन है, ये कुछ और काम करेगा, मतलब इनके भौतिक गुण अलग अलग होंगे, रासायनिक गुण तो एक ही है, और रासायनिक गुण भी अलग अलग हो सकते हैं, बट रासायनिक गुण एक ही है इनके, द्रव्यमान अलग अलग है, ये जानते हैं इसे। तो फिर तो फिर ऐसे ही चल, आपको फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तो लेक्चर देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू।
तो लेक्चर देखने आपका दिल से थैंक यू और ऐसे ही कंटेस्ट के लिए लाइक और कमेंट शेयर करिए दबाकर।